दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं घटनाचक्र टोसरी 2023 का जो मॉडल पेपर है हम लोग उससे सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके पेड एग्जाम के लिए है। पहला मॉडल पेपर हमने सॉल्व करा दिया है, नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। और लगातार यहाँ पर जितने भी आपके मॉडल पेपर है आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। आपके अंकित वाटी के सर के मॉडल पेपर हो गए या और कोई भी प्रकाशन है वो सभी आपको दिए जा रहे हैं। तो अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो देखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, लाजवाब होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब देखिए आप लोग तैयारी अपनी बिल्कुल मस्त तरीके से करिए, है ना। मतलब किताब से भी पढ़िए और इसके बाद प्रैक्टिस भी लगाइए, क्योंकि समय अब आपके पास ज़्यादा बचा नहीं है। ठीक है, एक बार जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। जितने भी साथी यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। ऑफलाइन है तो ऑफलाइन, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन। और चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितना स्कोर आपका जा सकता है। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन को दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो चलिए बताइएगा किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है क्या नेपाल की भी लगती है, म्यांमार की भी लगती है, बांग्लादेश की भी लगती है, लेकिन आपके ईरान की नहीं लगती है। तो जिसको ऑप्शन आ गया है यहाँ पर बी नंबर है, आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। चलिए यहाँ पर जो आप देना है, यहाँ पर जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। आप कहेंगे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हमेशा से ये पूछा भी गया है। आप देख सकते हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से जो आपका राजस्थान है ये सबसे बड़ा है। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखा जाए तो मध्य प्रदेश आता है, फिर आपका महाराष्ट्र, फिर इसके बाद यूपी का स्थान आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका गलत दिया गया है। चलिए कौन सा युग्म आपका गलत दिया गया है, यहाँ पर देखो आपको बताया गया है। तो आपसे कह रहा है घूमर जो कि राजस्थान का है, मतलब पहला पॉइंट तो वही सही दिया गया है। भांगड़ा आपका पंजाब का, ये भी सही है। लावड़ी आपके कहाँ का दिया गया है, तो आपके महाराष्ट्र का है। और बिहू आपसे कह रहा है बिहार का, तो ये तो गलत दिया है। याद रखिए बिहू कहाँ का है, तो ये है आपके असम का है साथियों। कहाँ का, असम, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को ऑप्शन देना है। अब दोस्तों साहित्यिक के लिए पूछा है तो अर्जुन पुरस्कार तो होगा नहीं, क्योंकि अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है किसको, खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ गया है सी नंबर व्यास सम्मान, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि व्यास सम्मान ये भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला पुरस्कार आपका है। दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, 5 का ऑप्शन देना है। और दोस्तों 5 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 जून, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है। आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब राइट हो जाएगा। और आपसे पूछे कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, तो आप कहेंगे 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम का जो मुख्यालय है वो आपके है कहाँ पर, तो यहाँ पर कहाँ, आपके रोम में है। रोम जो कि आपके इटली में है ना। और अगर आपसे पूछे इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। कहते हैं 1961 में आपकी हुई थी। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस, उद्यमी जो आपका ये है आत्मकथा किसकी है। द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस, ये जो आपके प्रसिद्ध उद्यमी डॉक्टर हैं इनका नाम है वर्गीज कुरियन। ठीक है, वर्गीज कुरियन, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। दूध क्रांति के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम ताकत क्या है या अधिकतम संख्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, सॉरी आपका अधिकतम पूछ लिया ना, और अधिकतम अगर पूछा गया है तो ऑप्शन क्या देंगे, यहाँ पर सी देंगे आपके 552। क्या हो जाएगा 552। आपको जो आंसर लगाना है यहाँ पर आपको सी लगाना है, याद रखिएगा, क्योंकि 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, यही क्वेश्चन 2021 में आया था, और 2021 में जब आया था तो आपको क्या सही किया गया था, 552 ही सही किया गया है। ठीक है, किताब में आपका डी दिया है, जबकि आपको याद रखना है अधिकतम लगा देता है, तो 2021 में आपका 552 ही सही किया गया था। सुधार कर ले सकते हैं आप लोग। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति इनमें से क्या है। तो आप कहेंगे सर 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, इसमें से मुख्य रणनीति जो आपकी है इनमें से क्या है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये सभी आते हैं। इसका ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया था।
देखिए हरित क्रांति में देखा जाए कह रहा है बीजों की अधिक उपज के लिए, भी सही है। सिंचाई, ये भी सही है। उन्नत तकनीक, ये भी सही है। लेकिन गाँव की सड़कों में सुधार, क्या ये हरित क्रांति से क्या है? क्या नहीं है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? पहला जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी या शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसिंग नीति को उदार बनाया था? चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसिंग नीति को उदार बनाया था 11 नंबर में? तो 11 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो 11 का ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा 1993 में। कब बनाया था? 1993 में भारतीय रिजर्व बैंक ने जो सहकारी बैंक है उनके लिए लाइसेंसिंग नीति को उदार बनाया था। और इसके परिणाम स्वरूप देश में देखा जाए तो सहकारी बैंकों की संख्या में भी वृद्धि हुई थी। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वर्कला, चौवारा, चक्कावड़ और नतीका ये राज्य समुद्र तट में आपके हैं, लेकिन ये आपके हैं कहाँ पर? तो भैया ये केरल में आपके हैं। कहाँ पर हैं? ये आपके केरल के तट पर आपके हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, ये आपके केरल के समुद्री तट आपके हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो आपका हुआ है कहाँ हुआ है, यहाँ पर कब हुआ था, है ना। हमने इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्श्चन पढ़ाया भी है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ है ना, ये बताना है कि आपके कब हुआ था। आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा बी नंबर 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952। अगर डेट पूछे तो आप कहेंगे 6 अगस्त। ठीक है, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। और ये एक संविधानोत्तर निकाय आपकी है, मतलब संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, बाद में इसको ऐड किया गया था। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि न्यूटन का पहला नियम के रूप में जाना जाता है। न्यूटन का पहला जो नियम है वो किस रूप में जानते हैं? 14 का ऑप्शन देना है। और 14 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 14 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर जड़त्व का नियम। याद रखिए न्यूटन का जो पहला नियम होता है वो जड़त्व के नियम के रूप में जानते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है 15 नंबर में? दोस्तों 15 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा मेंडल। क्या हो जाएगा? ये है आपका मेंडल जी हैं, इन्हें आनुवंशिकी का पिता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी को 3D या 3D बीमारी के नाम से भी जानते हैं? और इसमें डिमोनिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस ये जो आपका है ये शामिल हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ये है आपका पेलाग्रा रोग। ठीक है, पेलाग्रा रोग को 3D बीमारी के नाम से जानते हैं, मतलब क्योंकि इसमें व्यक्ति में क्या होता है, डिमेंशिया, है ना, डायरिया और आपका डर्मेटाइटिस, ये 3 रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और ये रोग जो होता है विटामिन B3 की कमी से होता है। ठीक है, नियासिन। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं सूखी बर्फ, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, सूखी बर्फ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि धोने का सोडा क्या है? धोने का सोडा क्या है? 18 नंबर ऑप्शन लॉक करना है। तो धोने का जो सोडा होता है उसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका डी हो जाएगा। यहीं पर अगर बोल देता कि खाने वाला सोडा तो उसमें क्या लग जाता? बाई लग जाता, सोडियम बाई कार्बोनेट, ये खाने वाला सोडा हो जाता। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? विधि के समक्ष समता से संबंधित जो आपका है इनमें से वो आपका है क्या? तो भैया समता है, समक्ष है, अर्थात देखा जाए तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, अनुच्छेद जो आपका 14 है। ठीक है, अनुच्छेद 14 यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और देखा जाए तो आपका अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आपके समानता संबंधित आपको दिए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका जो 17 है वो किससे है? तो अस्पृश्यता है, छुआछूत उन्मूलन है, उससे जुड़ा हुआ है। 16 में क्या होता है? लोक नियोजन में समान अवसर मिलता है। 15 में क्या होता है? धर्म, जात, लिंग, है ना, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सब चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो आपका 44 है ये नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता संबंधित है। तो समान नागरिक संहिता जो संबंधित है आप कहेंगे ये सर आपके राज्य के नीति निषेध सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत बन जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन है? बताइएगा कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन है? यहाँ पर जवाब देना। वीडियो को भी लाइक शेयर करेंगे दोस्तों, जितने भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, है ना। और जो लोग यहाँ पर हनुमान जी बन जाते हैं, जिनको याद दिलाना पड़ता है, तो भैया आप लोग पहले से ही लाइक कर दिया करिए, ठीक है ना।
सब लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। पहला, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो आपका जवाब इनमें से क्या होगा? अब आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो ऑप्शन आपका डी आ रहा है, डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, बिल्कुल सही जवाब है, यहीं पर आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। जो कि देखा जाए कि जो प्रथम आपकी बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, है ना। और इसके बाद फिर क्या हुआ, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें से आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध तरीके से स्थायी अध्यक्ष बना लिया गया था, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्र राज्य संबंध किस आपकी अनुसूची में है? केंद्र राज्य संबंध, और ये केंद्र राज्य संबंध जो आपका है ये 7वीं अनुसूची में है। देखिए ऑप्शन बनेगा क्या, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में आपका है। और इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों का जो पर्यवेक्षक करता है वो कौन करता है? जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं इनका पर्यवेक्षक जो करता है वो कौन करता है? यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये होता है जो आपका उच्च न्यायालय होता है, ठीक है। जो उच्च न्यायालय होता है आर्टिकल नंबर 227, आर्टिकल नंबर 227 के तहत यहाँ पर करता है। यहाँ पर दोस्तों मतलब क्या आप सकते हैं कि जिसे बोलते हैं पर्यवेक्षक मतलब होता है अधीक्षण। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो किया था वो कब किया था? दोस्तों यहाँ पर 24 को ऑप्शन देना है, और 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 1939 में। कब किया था? 1939, जिसका ऑप्शन आ गया है 24 नंबर का, वो ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको याद होगा कि 1938 में हरिपुरा में भी रहे थे ये अध्यक्ष, लेकिन 1939 में त्रिपुरा के कांग्रेस अध्यक्ष बने, लेकिन उसमें क्या हुआ, थोड़ा सा मतभेद हो गया, जिससे उन्होंने अपने अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। तो यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन अब वापस लिया था 25 सितंबर में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो चौरी चौरा की जो घटना है इसके बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 4 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा का कांड हुआ था, है ना, उसे महात्मा गांधी को बहुत दिक्कत हुई, है ना, क्षुब्ध हो गए, कहीं ना कहीं मन विचलित हो गया, तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि स्वराज पार्टी के गठन की असफलता के बाद हुआ था। तो आप कह सकते हैं कि जो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था वो किसकी असफलता के बाद हुआ? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर है, असहयोग आंदोलन। क्या हो जाएगा, स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ है वो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और कब हुआ था? जनवरी 1923 में। जनवरी 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, है ना, इनके माध्यम से किया गया था। सीआर दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते ही क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, है ना। ये शब्द बहुत बार पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो शब्द कहा था वो किसने कहा था? ये शब्द जो कहा वो आपके जवाहरलाल नेहरू ने कहा था दोस्तों कि जो 1935 का अधिनियम है वो एक कार है लेकिन इसमें ब्रेक नहीं है, मतलब एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी यहाँ पर 28 नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर चंद्रशेखर आजाद के द्वारा गठित किया गया था, जो कि 1928 में किया गया था। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, है ना। और इसका उद्देश्य था कि भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना किया जा सके। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? चलिए बताइएगा कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम इनमें से कौन था? 29 का ऑप्शन लॉक किया जाए। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर बनेगा, यहाँ पर देखा जाए कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए आपका आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पर सिद्धार्थ, याद रखिएगा गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। और जन्म हुआ था कहाँ पर? तो आपके कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, याद रखिएगा। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, ठीक है। माता का नाम महामाया जो आपकी थी, महामाया जो कि कोली राज्य की कन्या थी। और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना ग्रह त्याग दिया था, ठीक है। और उसे जो ग्रह त्यागा गया था उसे बोला गया था महाविनिष्क्रमण। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में कार्नवालिस कोड लागू किया गया था? कार्नवालिस कोड जो लागू किया गया था, कब लागू किया गया था? तो भैया आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? आंसर आपका यहाँ पर 93 की 30 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा 1793। क्या हो जाएगा? 1793 में कार्नवालिस कोड लागू किया गया था। कार्नवालिस कोड मतलब जिसे बोलते हैं कार्नवालिस संहिता बोलते हैं, मतलब शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था, जिसके तहत कर और प्रशासन को पृथक कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन से स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? देखो नहीं शब्द आपसे दे दिया है। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कोट दीजिए है, बालाकोट भी है, चंदोरो है, लेकिन जो आपका दिया गया है सुरतुगई, क्या
सुरतुगई जो दिया गया है ये अफगानिस्तान में है। कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के नेपोलियन के नाम से जानते हैं। और भैया ये जो स्तंभ है कौन है? तो ये स्तंभ इलाहाबाद, कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका? डी नंबर है। इलाहाबाद स्तंभ में आपके समुद्रगुप्त के विजय के बारे में यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया गया है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था ये हुआ कब था? जल्दी से बताइए, आंसर क्या हो जाएगा? 2 पॉइंट एक साथ दिए गए हैं। अब आप देखेंगे 33 दिसंबर में, तो आप कहेंगे सर ये 1627 में हुआ था। 1627 में इनका जन्म हुआ था। और यहाँ पर 1674 में क्या हुआ था? इनका राज तिलक हुआ था। ठीक है ना? तो 1674 में राज्याभिषेक के बाद ही इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण किया था। और 1680 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्षा होती है? चलिए अब आप देख सकते हैं भारतीय राज्य में जो उत्तर पूर्वी मानसून है इसकी वजह से तमिलनाडु राज्य में आपकी वर्षा होती है। तो तमिलनाडु राज्य कहाँ पर है? ऑप्शन सी आपका दिया गया है। ठीक है ना? ये आपकी जो बारिश होती है यहाँ पर देखा जाए तो अक्टूबर नवंबर के समय अर्थात सर्दियों में होती है। अगला दिया गया है कह रहे रेगिस्तान क्षेत्र किस प्रकार की वनस्पति समान रूप से पाई जाती है? मतलब जो रेगिस्तानी क्षेत्र है उसमें किस प्रकार की वनस्पति समान रूप से पाई जाती है? यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो भाई कम वर्षा होती है, वनस्पतियाँ भी दूर दूर होती हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं ऐसे जो आपके क्षेत्र होते हैं वहाँ पर झाड़ी मिलती हैं। क्या झाड़ियाँ मिलती हैं? तो ऑप्शन क्या बचेगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है वो आपकी कौन सी है? आपका जवाब हो जाएगा गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी दोस्तों, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये जो नदी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर जाती है। ठीक है? और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म आपका पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? पहाड़ी दर्रों में आपसे कह रहा है सही, आपसे ये पूछा गया सही है। तो बोमडीला दर्रा आपके अरुणाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है तो नहीं है, ये कहाँ पर है? आपके अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? आपके सिक्किम में है। लिपलेक कहाँ पर है? तो आप कहेंगे यूके में है ना? यूके हो जाएगा। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? तो रोहतांग दर्रा आपका कहाँ पर है? तो आपके हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में है। इसका मतलब ये आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो देख सकते हैं एक ऑप्शन मिल गया है कौन? यहाँ पर 37 नंबर में ऑप्शन जो सी आ गया है वो आपका राइट हो गया है कि लिप लेक कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किस भारतीय शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस भारतीय शहर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? 38 नंबर में दोस्तों 38 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है? क्या अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली इनमें से कौन सी है? यहाँ पर बताएगा कि भारतीय हरित क्रांति की जो जन्मस्थली है इनमें से क्या है? यहाँ पर 39 को ऑप्शन देना है। तो भैया 1966 में प्रारंभ किया गया था, है ना, हरित क्रांति। और देखा जाए तो ये आपका कहाँ पर है? तो आपके पंतनगर में है। पंतनगर बहुत ही योगदान दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए यही आपके हरित क्रांति की जन्मस्थली, आपका आंसर ये नंबर हो जाएगा। और देखो हमने आपको बताया 2023 में, क्या 2023 में जो आपके हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन, उनका निधन यहाँ पर हो गया था। ठीक है? यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है निम्नलिखित का से मिलान आपको करना है। यहाँ पर जो मिलान आपका हो सकता है कौन सा सही हो सकता है? चलिए यहाँ पर जो आप देना है, आपसे पूछा है देश और मुद्रा। आप कहेंगे सर यूक्रेन की मुद्रा क्या है? रिन्बेया। यहाँ पर ये जो आपका हो जाएगा यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। भूटान के आप लोग जानते हैं निक्ट्रम हो जाएगा। ये निक्ट्रम आपका जो आपका हो गया 1। और क्यूबा की राजधानी पूछे तो आप पेसो, क्या बताएंगे? पेसो बताएंगे। यहाँ पर 4 हो जाएगा। रोमानिया की मुद्रा क्या है? तो रोमानिया के रोमानिया ल्यू। यहाँ पर देखिए इसका 2 हो जाएगा। मतलब आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा? 3 1 4 2 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2। देखिए ऑप्शन पहला ही राइट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि घर का वेदी लंका ढाई, इस कहावत का अर्थ बताना है। घर का वेदी लंका ढाई, इसका सही अर्थ क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे सर घर का वेदी लंका ढाई, इसका मतलब होता है कि आपसी फूट से सर्वनाश होता है ना? यहाँ पर आपसी फूट से सर्वनाश होता है। आपसी फूट से सर्वनाश ये वाला लगाइए। यहाँ पर आपसी फूट से सर्वनाश होता है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। यहाँ पर दिया गया है तिरस्कार, और तिरस्कार की अगर संधि करते हैं तो आप कहेंगे सर ये जो आधासा है इसको विसर्ग लगा दीजिए, और विसर्ग लगा देंगे तो ये बन जाएगा तिराधनकार। अर्थात देखा जाए 47 नंबर में वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कौन से विकल्प का विलोम जोड़ा सम्मिलित नहीं है? दोस्तों जटिल का सरल का जटिल दिया गया है। क्या जटिल दिया गया है भैया? सरल का जटिल सही है। साकार का निराकार सही है। सादर का निरादर सही है। यहाँ पर दिया है साक्षर का अक्षर दिया गया है। क्या सही है? क्या
ये पॉइंट का सही है क्या भाई? साक्षर का निरक्षर होता है, साक्षर क्या होता है? निरक्षर होता है, निरक्षर होता है। मतलब देखा जाए तो भैया यहाँ पर आपका गड़बड़ी है ऑप्शन डी नंबर पे। अगला है पक्षी का पर्यायवाची क्या है? पक्षी का पर्यायवाची क्या हो सकता है? और पक्षी के पर्यायवाची बहुत होते हैं, खाग, पिखोरू, पखेरू, परिंदा, है ना, ये होते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ऑप्शन जो आपका आ गया है यहाँ पर डी नंबर विहग का आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे कृपण और कृपाण शब्दों के क्रमशः अर्थ इनमें से बताना है। यहाँ पर दिया गया है कृपण क्या होता है और कृपाण क्या होता है। अब आप बताइएगा 50 नंबर का ऑप्शन क्या लॉक कर दिया जाए। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 50 नंबर में तो आपका बी हो जाएगा, कृपण मतलब कंजूस होता है और कृपाण मतलब होता है कटार। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं अगस्त 2023 में यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है। चलिए बताइएगा कि अगस्त 2023 में यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है। 61 नंबर। यहाँ पर 61 की अगर बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन में से राइट क्या हो सकता है, इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट कर भरिए जल्दी से, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 61 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपके वाराणसी में किया गया है। कहाँ पर है? तो आपके वाराणसी में किया गया है ना। ये युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना कहाँ पर की जाएगी। देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े हुए उद्योग की स्थापना जो की जाएगी वो आपकी यहाँ पर बताना है कहाँ पर है। तो भैया ये झारखंड के जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूमि में, अर्थात जो ऑप्शन आपका है यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, जमशेदपुर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे अगस्त 2023 में किस राज्य में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। 63 नंबर ऑप्शन लॉक करना है और 63 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपके तेलंगाना में किया गया है, ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि 15 अगस्त 2023 को प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया और उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों यहाँ पर देखिए 64 नंबर में, 64 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। 1991 में दोस्तों इनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था और इन्होंने देखा जाए तो 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना किया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जुलाई 2023 में कौन सा राज्य आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है। आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है 65 नंबर में। दोस्तों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा 65 में, यहाँ पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव आपका नागालैंड बनेगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। बी नंबर जो ऑप्शन आ गया है बी नंबर 65 नंबर का जो ऑप्शन है बी नंबर है वो राइट हो जाएगा। नागालैंड राज्य को आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है। लंपी त्वचा रोग मतलब होता है गांठदार त्वचा रोग के नाम से होते हैं, देखिए बॉडी में थोड़ी छोटी गांठ बन जाती हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका बन जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा बनाया जाएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर बनाया जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपके नई दिल्ली में। कहाँ पर आपके नई दिल्ली, इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनाया जाएगा और इस संग्रहालय का नाम होगा युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है, किसे प्रदान किया गया है। तो दोस्तों बताइएगा प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 जो सम्मानित किया गया है ये किसे किया गया है। तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और उन्हें यह पुरस्कार उनके शानदार नेतृत्व और लोगों में भक्ति देशभक्ति की भावना जगाने के लिए यह दिया गया है। अगला दिया गया है, जुलाई 2023 में शुरू की गई मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के कितने गांवों को सांस्कृतिक मानचित्र यहाँ पर करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 68 नंबर में और 68 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। याद रखिए 6.5 लाख गांवों में, याद रखिएगा कि आपके देखा जाए तो इसमें शुरुआत की गया है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अगस्त 2023 में नवे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन दीजिएगा, आपका आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा ए नंबर उदयपुर, क्या हो जाएगा, तो आपके उदयपुर में किया गया है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और डिजिटल युग में लोकतंत्र सुशासन को मजबूत करने के लिए किया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जून 2023 में किस राज्य के पुलिस विभाग द्वारा राज्य में अपराधियों और माफियों के निपटने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन नामक एक नई पहल शुरू की गई है। ऑपरेशन कन्विक्शन नामक एक नई पहल शुरू की गई है और ये आपके उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश जो कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आने वाले समय में इनकाउंटर राज्य भी घोषित होगा, है ना भैया।
जब चाहो इनकाउंटर मार दो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट हो जाएगा, आपका डी नंबर बन जाएगा। देखिए जवाब भी यहाँ पर सबके सही आ गए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और वीडियो को किसने किसने अभी तक लाइक नहीं किया है तो बता दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, है ना। और हमने बताया है कि आप लोग हमारे इस चैनल से अगर जुड़ते हैं तो रिवीजन जितनी भी आपके प्रकाशन हुए इनका रिवीजन आपको इसे मिलेगा, चाहे अंकित भाटी सर की बुक का हो, चाहे आपका मॉडल पेपर हो, घटना चक्र हो या घटना चक्र की थ्योरी हो, ये सब कुछ आपको इसी चैनल पे यहाँ पर दिया जा रहा है। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और डेली यहाँ पर जुड़ने का प्रयास करें। नोटिफिकेशन जरूर आपको ऑन कर लेना है। ठीक है, नोटिफिकेशन अगर आप करते हैं तो घंटा वाला बटन जो आपका है उसको जरूर दबाइएगा, ऐसे जरूर कर लीजिएगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।